Good morning, everyone. After our pre-budget analysis, now we are ready with our post-budget analysis, and where we are going to discuss about the sector-specific view, like which sector is getting more attention in this budget, and where market is heading from here onward. Basically, 2021-22 2021 budget was basically अगर उस हिसाब से देखें तो it was unexpected, like we discussed in past, I think last week, कि we must be realistic on budget, और basically गवर्नमेंट की पॉकेट आज की डेट पे उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेशन हो रही थी मार्केट के अंदर. तो वी वर राइट कि मार्केट की एस्टिमेट से हमें जो है अपने आप को थोड़ा सा लोअर हैंड पे ही देखना चाहिए, लाइक कि बजट में कोई फ्री बीज वगैरह टाइप की सिचुएशन नहीं बनेंगी ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रेंट. तो बजट 2021 बजट इज बेसिकली, अगर देखा जाए तो 6 जो उनके पिलर्स हैं, बेसिकली जो फोकस एरिया हैं वो हैं हेल्थ एंड वेलनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D एंड गवर्नेंस. बेसिकली गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये रहा कि किस तरह से हम जो है ना ग्रोथ को जो है ना ज्यादा फोकस कर सकें और डिमांड क्रिएट की जा सके. तो बेसिकली इस बार का जो बजट था वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, और आई थिंक आप सभी ने देखा कि मार्केट ने जो रिएक्ट किया जिस हिसाब से, वो काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया. तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइक कि लाइफ में कि पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उस बजट का इंडिविजुअली, वो डिफरेंट हो सकता है, बट बजट एज ए होल, उसका इम्पैक्ट एज जीडीपी पे क्या पड़ रहा है वो डिफरेंटली उसको देखना चाहिए. तो इस बार का जो बजट था वो देखा जाए तो काफी कुछ रियलिस्टिक बजट टाइप में था, और जो भी चीजें अनाउंस की गई इन चीजों को देखते हुए वो काफी रियलिस्टिक होकर के ही बजट प्रेजेंट किया गया है, और बहुत फोकस्ड बजट था. तो जैसे मैंने बताया 6 पिलर्स पे ये जो पूरा बजट जो है ना फोकस रहा है, जिसके अंदर अगर बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना की फोकस एरिया रहा, कि जिसमें कि गवर्नमेंट का जो टोटल आउटले है पूरा 2.24 लाख करोड़ का है, जो कि अगर देखें तो लास्ट ईयर के जो बजट से ऑलमोस्ट 137% जो है हायर रहा है. तो जिसके अंदर आप ये भी चीज देखना चाहिए कि मतलब कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो एक अच्छा जो कोविड से रिलेटेड जो है ना प्रोविजनिंग की गई है, जिसमें कि 35,000 करोड़ के आसपास जो है ना कोविड वैक्सीन के लिए जो है FY22 में एस्टिमेट करके चल रहे हैं. दूसरा फोकस ये रहा है कि जो पीएम की आत्मनिर्भर जो स्वच्छ भारत योजना है उसको फर्दर इसको एनहेंस किया गया है. तो उसके लिए 64,180 करोड़ रुपीस फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं, एंड सपोर्ट फॉर 17,788 फॉर रूरल एंड 11,024 फॉर अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए जो है खर्च किया जाएगा. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है हो रही है कि लाइक लोगों की हेल्थ कैसे ठीक रहे, और उसके लिए जो एलोकेशन है इस बार का वो ऑल्दो दिस ईयर इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल, बट काफी अच्छा फोकस किया गया है. दूसरा अगर हम बात करें तो मेजर जो फोकस एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गवर्नमेंट बिलीव और इनफैक्ट एवरीबडी बिलीव दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जिस पे अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो उसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म के लिए आएगा. ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है आज की डेट में काफी जो वाइड हो गई है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो 5.54 लाख करोड़ जो है इस बार के लिए जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं, तो विच इज 34.5%. तो जो मेजर जो अगर देखा जाए इस चीज के अंदर, तो जैसे कि रोड मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, इवन PLI स्कीम्स हो गई, इवन जो छोटे जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं उनके अंदर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को कैसे जो है ना एनहेंस किया जाए ताकि पब्लिक जो है पर्सनल कन्वेंस से ज्यादा पब्लिक कन्वेंस पे फोकस करे, तो उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है. लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वेबिनार कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसको फोकस जरूर गवर्नमेंट करके चलनी चाहिए, क्योंकि उसका मेजर फोकस एरिया वही है जो अभी तक साइलेंट है. तो उसको भी इस बजट के अंदर जो है ना काफी फोकस किया गया. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ रहेगी, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, और
सेक्टर स्पेसिफिक तो पड़ेगा, प्लस ह्यूमन जो इंडेक्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा इसका। थर्ड इनका जो पिलर था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसके अंदर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर के जो क्रेडिट एनहेंसमेंट की बात की है इन्होंने 16.5 लाख करोड़ की फॉर FY22। MSP ऑलरेडी जैसे आप सभी जानते हैं कि 1.5 टाइम्स जो प्रोडक्ट कॉस्ट का कर रहे हैं ये। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको 30,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर रहे हैं, एंड 15,700 करोड़ जो है बजट एलोकेशन कर रहे हैं MSME सेक्टर के लिए। तो बेसिकली कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह से जो एंड यूजर तक चीज़ों को पहुंचाया जाए और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो आएगा वो देखा जाएगा कि प्राइसिंग पावर धीरे धीरे जो है कस्टमर के हाथ में जाती चली जाएगी एंड डिमांड क्रिएट होगी। थर्ड था कि ह्यूमन कैपिटल किस तरह से उसको और एनहेंस किया जाए, उसकी नॉलेज को एनहेंस किया जाए ताकि वो आगे चल के फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकें अपनी लाइफ के अंदर और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सकें। तो उसके लिए 15,000 स्कूल्स जो है स्ट्रेंथन किए जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो 100 जो सैनिक स्कूल को ओपनिंग की बात कर रहे हैं ये। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक कोलैबोरेटिव जो है ट्रेनिंग इंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सेटअप किया जा रहा है जो कि जापान के साथ है। तो इससे एटलीस्ट स्किल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। तो आई थिंक अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो आई थिंक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो जो कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह फोकस अगर ज़्यादा किया जाए तो नेशन बिल्डिंग में काफ़ी जो है सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे जो है गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो या डीप ओशियन मिशन हो या डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात हो। तो काफ़ी अच्छा फोकस एरिया इस सेगमेंट को रहने वाला है। गवर्नेंस पे भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करे क्योंकि बिना इस चीज़ के जो है कि कोई भी चीज़ जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकती। तो चाहे वो किसी तरह का रेजोल्यूशन की बात हो कि डिस्प्यूट को किसी तरह से मैनेज करना हो उसके लिए सेटअप कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है ना 3,768 करोड़ का एलोकेशन जो कर रहे हैं वो डिजिटल कंसेंसस के लिए कर रहे हैं फॉर FY21-22। बेसिकली आज की डेट में हमारे पास पूरी तरह से डेटा अवेलेबल नहीं है और धीरे धीरे ये डेटा अगर हमारे पास हो जाएगा तो फ्यूचर में जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग करना चाह रही है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और हो सकता है। फॉर ए नॉलेज पर्पज आज की डेट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो इंडिया के अंदर डेटा अवेलेबल है, वो रफली अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल पुराना होता है, जिसपे सारी चीज़ें जो है डिपेंडेंट होती हैं। इस चीज़ को क्योंकि आज की सिचुएशन और लास्ट 1 साल की जो पहले की सिचुएशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेटा का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आपके पास हो ताकि आप जो भी डिसीजन लें वो अप्रोप्रिएट हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। तो आई थिंक ये अच्छा राइट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम की पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो मेन पिलर्स है जिन पे उनका फोकस एरिया मेजर था। अगर हम बात करें तो FY21 का फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट इन्होंने रखा है वो 9.5% है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये हायर ही होगा। ऑल्दो हमारा जो टारगेट था वो रफली 7.5% के आसपास था, 7.5 से 8% की रेंज में, बट ये 9.5% लेकर के चल रहे हैं। और वहीं अगर FY22 के फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो उनका टारगेट 6.8 है, जो कि एनीवे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 6 पॉइंट, मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि लाइक 6.8% जो वो लेकर के चल रहे हैं ये काफी जो है हायर एंड पे लेकर के चल रहे हैं। ये आगे चल के खुद ही रिवाइज अगर देखा जाए तो रिवाइज होगा और हो सकता है कि ये इससे नीचे आए। टारगेट टू रीच फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5% इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इन्होंने अगले 5 साल को कंसीडर किया है कि गोइंग फॉरवर्ड इनका जो फिजिकल डेफिसिट होगा एज ए परसेंटेज मतलब टू GDP ये 4.5% होगा, जो कि अगले 6 मतलब आइडली देखा जाए तो 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो रहा है। बट नेवरदलेस अगर हम बात करें तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कीपिंग इन माइंड करंट सिचुएशन और जो पैंडेमिक हमने पीछे फेस किया है। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि गवर्नमेंट प्लान्स 5.54 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर FY22। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही देखा जाए तो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है। इससे सीधे जो है ना डिमांड पे फर्क पड़ने वाला है क्योंकि ये डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा इनमें से।
तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो FY22 के लिए करके चल रहे हैं वो 12 लाख करोड़ के लिए करके चल रहे हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा कम होगा, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, बट अगेन इन्होंने 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा किया। तो बट देखते हैं कि किस हिसाब से ये टैकल करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ने तो नेगेटिवली रिएक्ट किया। इट वाज ए सरप्राइजिंग एंड शॉक फॉर द डेट मार्केट। तो आपने अगर देखा होगा तो 16 बेसिस पॉइंट इन ए सिंगल डे जो है यील्ड्स जो है वो चेंज हुए थे। And nominal GDP growth FY22 pegged at 14.4% given the low base of FY21। तो हो सकता है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे आगे चल के। लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो रिजनेबल होकर के सारे जो है ना डेटा को प्रेजेंट किया है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर जो कि मेन फोकस एरिया होने वाला है इन चीज़ का, तो गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो करके चल रही है उसको 16.5 लाख करोड़ का है फॉर FY22, जो कि डायरेक्टली जो है ना एक मासेस को जो है ना सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और भी अनाउंस की, जैसे इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। बेसिकली एक ऐसा सेस लगाने की इन्होंने मतलब वैसे तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चीज़ों में, बट इन्होंने डेडिकेटेड एक जो है ना अलग से सेस बनाया है ताकि जो पर्टिकुलर अमाउंट जो आए वो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को सीधे फाइनेंस कर पाए या उसी सेक्टर पे पूरा डिप्लॉयमेंट हो उस फंड का। तो एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है। एलोकेशन फॉर रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को जो रिड्यूस मतलब इंक्रीज किया है 40,000 किया है फ्रॉम 30,000 करोड़, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द रूरल इकोनॉमी। एंड अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जितने भी एग्रो केमिकल कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं। लाइक अगर प्राइसिंग पावर आएगी एंड यूज़र के पास तो उसकी डिमांड क्रिएट करेगी। और लास्ट टू बैक अगर देखें जो क्रॉप हुई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव मतलब फ्रूटफुल रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग बेटर अमाउंट इन देयर हैंड। और उसकी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर बढ़ती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें जो कोर सेक्टर्स सेगमेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइक गवर्नमेंट उसमें कंपनीज हो सकती हैं जितनी भी अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं या पेस्टिसाइड्स कंपनी हैं, तो इन कंपनियों पर डायरेक्टली बेनिफिट होगा। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। इट जस्ट की कुछ माइनर ट्वीक किए गए हैं। एक तो अच्छी चीज़ ये रही है कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी थी जो मच अवेटेड थी वो इन्होंने अनाउंस की है इसमें कि जितने भी पर्सनल व्हीकल हैं बेसिकली वो अप टू 20 ईयर्स तक जा सकती हैं अगर उनकी फिटनेस ठीक है तो, और उसके बाद जो है ना उसको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। एंड कमर्शियल व्हीकल के लिए उन्होंने जो है 15 साल के लिए डेडलाइन दी है। तो आइडली अगर हम देखें तो आज की डेट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ये पड़ेगा कि रफली 2.8 जो करोड़ व्हीकल हैं वो ऑफ रोड हो जाएंगे इस अगर ये इम्प्लीमेंट होता है प्रॉपर तरीके से। और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा जितनी भी कंपनीज हैं जो सेम सेगमेंट में डील करती हैं। तो ऑटोमेटिकली एक देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिस तरह मैंने पीछे भी बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो, पब्लिक कन्वेंस जो है अगर देखा जाए तो उसका यूज़ ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे जो ना देखा जाए तो कॉस्टिंग जो है ना एक एंड यूज़र पे थोड़ा कम पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा इनको। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है जिससे लोगों के पैसे भी बचेंगे इनफैक्ट। तो ये आगे लॉन्ग रन में, और ये जो 18,000 करोड़ एलोकेटेड है इससे जब बसेस वगैरह खरीदी जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो कमर्शियल व्हीकल हैं प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो उसके अंदर भी कुछ प्रोमिनेंट नेम है लाइक मारुति, अगर बात करें तो बड़े में तो महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया जो कि बसेस वगैरह बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे आपको मारुति से अच्छा मारुति एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर कुड भी मतलब मेजर बेनिफिशियरी। बैंक्स के अंदर अगर बात करें तो एक सेंटिमेंटल बूस्ट बहुत अच्छा आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो है ARC का जो मतलब करने चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो
जो स्ट्रेस एसेट्स बेसिकली होता है वो एक बड़ा कंसर्न था इस चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को फोकस कर रही है। तो आइडियली देखा जाए तो एक तरह से जो बैंक क्लीन हो सकते हैं इस चीज़ से अगर सही से इम्प्लीमेंट होता है। तो बैंकिंग जैसे आपने देखा कि बैंक जितने भी बैंक्स थे खास करके PSUs, जैसे ही बजट अनाउंस हुआ उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो बेसिकली ये वही फोकस करके चल रहे हैं कि आगे चल करके जो ये स्ट्रेस एसेट्स की प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से जो है ना आराम से जो है सॉर्ट आउट की जा सकती है। जैसा अभी पीछे हमने काफ़ी बजट्स में देखा था, कभी 80,000 करोड़, कभी जो है ना 1 लाख करोड़ जो कैपिटल इन्फ्यूजन होता था पब्लिक सेक्टर में। तो इस साल उन्होंने 20,000 का जो है ना टारगेट रखा हुआ है। लेकिन इसका एक अगर ये जो ARC और AMC जो बनने के बाद मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो ये कैपिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्यूजन हो रहा है ये पूरी तरह से बच जाएगी। तो ये गवर्नमेंट इसका यूज फर्दर जो है बाकी चीज़ों में कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखा जाए तो पूरे सेक्टर को पड़ना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट जो है बेसिकली क्या करना चाह रही है कि PSB जो हैं उनमें से अगर हम बात करें तो 2 PSB को सेल करने का प्लान कर रही है। और एक चीज़ तो ये इंटेंट क्लियर कर रही है गवर्नमेंट की, लाइक कि आगे चल के किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट जो का फोकस यही होने वाला है कि अपने आप को इन्वॉल्व ना करके चलो। इट इज़ बेटर कि जो गवर्नमेंट का काम एक्चुअली जो ना बिजनेस करना नहीं है, वो सिर्फ जो है ना रूल्स एंड रेवोल्यूशंस बनाए और उनको जो है ना फॉलो कराए। इट इज़ बेटर कि वो जो है ना बिजनेसेस से धीरे धीरे अपने आप को जो है ना डिटैच करे। तो एक उस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा है। और एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं रखेगी और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी उसका बायर होगा आगे चल के वो किसी डायलेमा में नहीं होगा कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तब कंट्रोल करेगी इस चीज़ को। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि गवर्नमेंट किसी मतलब जो है ना फर्स्ट स्टेप ले रही है कि अपने आप को बिजनेसेस से जो है ना अपने आप को बाहर करके लेकर चले। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसके अंदर सारे ही बैंक ऑलमोस्ट मतलब बेनिफिट होंगे, be it PSU बैंक और प्राइवेट बैंक। तो ऑल्दो प्राइवेट बैंक PSU बैंक के अंदर लास्ट मीटिंग में भी हमने यही रिकमेंड किया था कि लाइक SBI कुड बी ए बेस्ट बेट, क्योंकि सिर्फ उस पूरे सेगमेंट में एक ऐसा बैंक है जो कि काफी स्ट्रांग है। और अगर हम सम ऑफ द पार्ट की हम उसके बात करें तो वैल्यूएशन इज हाईली अंडर प्राइस। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपने देखा कि रिजल्ट काफी अच्छे आए और उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशनल साइड पे उसका जो टारगेट प्राइस अपग्रेड आया तो उसके बाद किस हिसाब से इसने रिएक्ट किया। तो ऑल्दो वी लाइक SBI फ्रॉम PSU बैंकिंग स्पेस, whereas from private banking I think we like HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Axis Bank and Federal Bank. These are few banks which we like. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा कि इसमें जो है ना इस बार का जो बजट है वो अगर देखा जाए तो 34.5% इंक्रीज किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बट जो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो जितने भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वो ज्यादा फोकस एरिया में आएंगी। एंड देन सीमेंट एक ऐसा पार्ट हो गया उनका कि जो आज के टाइम में जितने भी अगर आप देख रहे हैं हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज, वो बेसिकली बिटुमेन का यूज उतना ना हो करके सीमेंटेड रोड ज्यादा बन रहे हैं। तो सीमेंट की डिमांड ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी इंक्रीज हुई है पिछले एक साल से। अगर हम देखें तो एक तो प्राइसिंग पावर बढ़ रही है कंपनीज की, उसके अलावा जो है ना डिस्पैचेस बढ़ रहे हैं, प्लस उनके जो है ना यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स जो है वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 75% तक पहुंच चुका है। तो विच इज अ गुड साइन। जनरली जितने भी सीमेंट कंपनीज होती हैं उनका एवरेज अगर हम बात करें कि यूटिलाइजेशन जो होता है प्लांट का वो कहीं ना कहीं 55% से लेकर 65% की रेंज में ऑन ए जनरल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इतना रहता है। तो अगर इस तरह से इम्प्रूव हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी साइन कि अगर ये चीज़ हो रही है। तो मेजर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाईवेज पे जाएंगे, रोड्स पे जाएंगे, जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और उसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म में आता है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बेसिकली, ऐसा नहीं कि एक बार इन्वेस्ट किया और खत्म हो गया। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और उसमें लॉन्ग टर्म होने की वजह से कंटिन्यू जो जॉब्स हैं वो कंटिन्यू रहती हैं एंड उसकी वजह से एंड यूजर के पास पैसा अच्छा पहुंचता है, जिससे डिमांड जो है एक तरह से क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। इसमें अगर हम बात करें तो वी लाइक अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, बिरला कॉर्प, प्रेसमिस जॉनसन एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट। हमारा फोकस बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न रीजन पे ज्यादा है, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे डिमांड एंड ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं रहता एंड डिमांड भी हाई है, ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर साउथ में क्या है कि वहाँ थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, लाइक
एक तो पावर की इशू रहता है वहाँ पे कि पूरी तरह से पावर नहीं आती ऑपरेट, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एंड प्लस जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट होती है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर नॉर्थ में कोई कंपनी है वो साउथ से मंगाती है तो उसको टाइम लगता है वहाँ तक प्रोड्यूस करने, अगर देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचाने में। तो ये जो मिसमैच है उसको देखते हुए आई थिंक नॉर्थ इंडिया की कंपनियां ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकती हैं आगे चल के। तो हमारा फोकस एरिया नॉर्थ बेस्ड ही ज़्यादा है। बेसिकली अगर हम रोड्स की बात करें तो जो अनाउंसमेंट्स हुई है वो हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल आउटले फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बाय 35% टू 1,08,230 करोड़। NHAI का अपना खुद का जो बोरिंग टारगेट है वो जो है 65,000 करोड़ फिक्स किया गया है। और अगर बात करें तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोनेटाइज करने वाली हैं, गवर्नमेंट मोनेटाइज करके चलने वाली है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा पड़ेगा। तो चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो NHAI का अपना टोल हो, चाहे उससे रिलेटेड जितने भी अपने गवर्नमेंट के खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं टोल बेस्ड, और बाकी इन्वेट्स एक इन्वेट में कन्वर्ट करके फर्दर गवर्नमेंट जब चाहे तो पैसा निकाल सकती है। तो एक अच्छा साइन है कि आगे चल के गवर्नमेंट को जो है ना फंड की जो अवेलेबिलिटी है इसके थ्रू काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इसके अंदर फोकस एरिया आई थिंक हमें यही रखना चाहिए कि जो मेन की प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर, जैसे कि L&T हो गया, NCC हो गया, GMR इंफ्रा एंड दिलीप बिल्डकॉन है, दीज आर द फ्यू कंपनी जो कि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो एसोसिएटेड हैं इन सब चीज़ों में। तो फोकस एरिया हमारा वो होना चाहिए। रियल एस्टेट बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट नहीं है, सेम वही अनाउंसमेंट है कि एक्सटेंशन 1 साल के लिए फर्दर दिया जाएगा। तो इसके अलावा कोई मेजर मुझे ऐसा नहीं लगता जो कोई एकदम से मेजर डिमांड क्रिएट कर सकता है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो जो डिमांड जो हाउसिंग सेक्टर की है, खासकर की जो NCR रीजन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड है। तो कमर्शियल में थोड़ा सा पिकअप जरूर देखने को मिला था, बट वो भी आज की डेट में थोड़ा सा ड्यू टू कोविड वर्क फ्रॉम होम टाइप की जो सिचुएशन बन रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ भी लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें। तो बट यस कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर हैं लाइक DLF, ओबरॉय रियल्टी एंड शोभा, 3 कंपनीज हैं जो हम फोकस करके चल रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो DLF ज़्यादा इसमें हम फोकस करके चल रहे हैं। पावर एंड एनर्जी बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जिसको आई थिंक बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बट यस, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो है ना इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के चलने वाली बात है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जितने भी प्राइवेट कंपनियां अगर इन्वॉल्व होती हैं आगे चल के पूरे अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, तो आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हाईली कैपिटल इंटेंसिव है एंड आई एक्चुअली डोंट लाइक इट। तो पर्सनली हम रिकमेंड भी नहीं करते, बट कुछ कंपनीज हैं जैसा कि जो बेनिफिट हो सकता है, जो भी अनाउंसमेंट्स ये हो रही हैं, तो उसके अंदर NTPC, पावर ग्रिड, टाटा ग्रुप की टाटा पावर है, अदानी पावर है। बट एक चीज देखने वाली यहाँ पे बात है, अगर कुछ पावर कंपनी में अगर हमें कुछ पसंद है तो वी लाइक इंसलरीज कंपनी, जैसे ऑटो होती है, ऑटो की इंसलरीज होती हैं, सेम उसी डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो पावर इंसलरीज के अंदर जो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट अपना जो वो सेटअप मतलब जो करते मतलब फाइनल जो गवर्नमेंट कंपनी जो है अनाउंस करती है, तो जो कंपनियां उस प्लान को एग्जीक्यूट करती हैं बेसिकली उनका पैसा बहुत टाइम अच्छे टाइम पे मिल जाता है, विच इज अ गुड पार्ट। अगर उसका जस्टिफिकेशन पीरियड अगर हम एक पावर प्लांट की बात करें तो अगले 5 साल में आता है, लेकिन जो एंसेलरी है जो सेटअप कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, तो उसका जो जस्टेशन पीरियड है वो ज्यादा नहीं होता, जस्ट आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और आपको पैसा मिल गया। तो आई थिंक उन कंपनियों पे फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा, लाइक सीमेंस, एबीबी की ही एक और दूसरी ग्रुप कंपनी एबीबी पावर। बेसिकली ये 3 कंपनियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसमें कि सैलरी पे फोकस करें तो हमारा मतलब बेनिफिट ज्यादा है उसमें। हेल्थ केयर जैसे अगेन की फोकस एरिया गवर्नमेंट का था, तो जिसकी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रहा है अभी तक का। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मेजर फोकस एरिया हमारा जो उस पर्टिकुलर कंपनीज में है, सन फार्मास्यूटिकल है, वी लाइक डिवीज लैब, वी लाइक डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कैडिला एंड बायोकॉन। अगर हम सिर्फ 2 कंपनियां चूज करने की बात करें तो आई विल फोकस ऑन डिवीज लैब
एंड सिप्ला, क्योंकि इन कंपनियों के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म इफ आई टॉक अबाउट एटलीस्ट 3 to 5 ईयर का होराइजन लेकर के, तो काफ़ी अच्छा है। फार्मा एज ए सेक्टर ही आगे जो है ना अगले 3 से 4 साल जो है ना काफ़ी देखा जाए तो प्रोग्रेसिव होने वाला है। तो नो डाउट हमारा फोकस एरिया एक्चुअली ये होना चाहिए। इंश्योरेंस, जैसे लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वेबिनार कि गवर्नमेंट एफडीआई की जो लिमिट है इसके अंदर वो बढ़ा सकती है, 49 से 74% कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट ने इस बार किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट इसमें भी अगर हम देखा जाए तो एक और चीज अनाउंस की है कि विड्रॉल ऑफ टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट ऑन द मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस प्लान है, उसके अंदर अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम है तो ये चीज मतलब आपके एप्लीकेबल होगी। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव चीज हुई है। बट जो मेजर पॉजिटिव हुई है वो एफडीआई को जिस हिसाब से इन्होंने इंक्रीज किया, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ना एज ए होल अगर हम बात करें तो रफली इंडिया के अंदर 3% लोग हैं जिनके पास प्रॉपर इंश्योरेंस अवेलेबल है, और 3% इज नथिंग। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो 6.5% है। तो अगर ये एफडीआई लिमिट इंक्रीज हुई है, इससे एटलीस्ट कम से कम जो है ना प्रीमियम्स जो होंगे उस पर असर पड़ेगा। नई कंपनियां अगर आती हैं तो उन कंपनियों के पास जो देखा जाए तो फंड की जो कैपिटल है वो काफी होती है। तो वो कैपिटल की वजह से जो है ना एंड यूजर तक वही प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस में मिलेगा, तो जिससे जो है नंबर ऑफ इंश्योरेंस जो यूनिट होल्डर है बेसिकली वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि गवर्नमेंट का 3 फोकस है, रोटी कपड़ा एंड मकान, एंड इंश्योरेंस शुड बी अनदर वन। तो ये जो है ना उसी डायरेक्शन में है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 2 तरह के इंश्योरेंस अभी भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एक होता है कि आपका जो जनरल इंश्योरेंस है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें, टर्म इंश्योरेंस की बात कर लें। एक होता है कि जो यूनिट लिंक प्लान होते हैं। तो बेसिकली जो बेनिफिट हुआ है वो यूनिट लिंक प्लान पे तो मतलब हुआ ही है, लेकिन मेजर जो बेनिफिशियरी इसका होगा वो जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आज की डेट में हमारी मार्केट के अंदर अवेलेबल जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अवेलेबल है, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए इस पर्टिकुलर मूव का। तो हमारा फोकस जो है डायरेक्टली अगर देखा जाए तो उस पर है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अपना जो है एलआईसी का जो आईपीओ जो लास्ट ईयर लॉन्च करना था इसको, वो इस बार लॉन्च किया है। तो इस बार लगता है कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट के पास फंड की जो मतलब उन्होंने टारगेट रखा हुआ है वो मीट कर सकते हैं इसमें। कंज्यूमर में अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज जो अनाउंस नहीं हुई है बट उसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिवली आया है, दैट इज कि नो इंक्रीज इन टैक्स रेट ऑन सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट। जो सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट है जनरली यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जब भी बजट आएगा तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स रेट ऑन दीज प्रोडक्ट, क्योंकि सिंग गुड्स हैं ये सब इन चीजों पे पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी इन चीजों को समझ रही है कि कितना बढ़ाया जा सकता है पर्टिकुलर टैक्स। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पूरी तरह से छोड़ दिया, जो कि अगेन छोड़ देने का मतलब ही उनके लिए एक पॉजिटिव हो गया। तो आइडली देखा जाए तो इसमें जो भी सिगरेट एंड टबैको रिलेटेड कंपनीज हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा है ये बजट। एंड जो सेकंड अनाउंसमेंट आई है कि लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ लेदर फ्रॉम 0 to 10%, ये मेजर था एक छोटा सा। इसके अलावा जो है प्रपोजल टू इंक्रीज रूरल इंफ्रा स्पेंडिंग। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे चल के डायरेक्टली अगर देखा जाए तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो आईटीसी जैसा कि सिगरेट प्लेयर है और एफएमसीजी का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है इसका। ऑल दो अभी बॉटम लाइन टॉप लाइन फ्रंट पे तो काफी अच्छा कर रहा है, बॉटम लाइन फ्रंट पे अभी तक वो डिजायर्ड रिजल्ट अभी तक नहीं दिए हैं इसने, जो कि लगता है कि आगे चल के दे सकता है वो। तो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है ये आगे चल के। और अपने लास्ट एनुअल एजीएम में कंपनी जो है फोकस कर रही है कि वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी पे भी फोकस करेगी। तो जो अभी जो नॉमिनल डिविडेंड देते थे उसमें हो सकता है कि ये इंक्रीज करके अब लेकर आए, तो विच इज अ गुड पार्ट। तो आइडियली देखा जाए तो जो है ना इसमें काफी ट्रिगर्स मिल सकते हैं आगे चल के। इसके अलावा अगर रूरल इकोनॉमी ग्रो करती है और प्राइसिंग पावर धीरे धीरे या मतलब कैश इन हैंड जो है एंड यूजर के पास ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन में जितने भी कंपनियां रूरल ड्रिवन है वो ज्यादा बेनिफिट होंगे, लाइक मैरिको हो गया, ज्योति लैब्स हो गया, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे हैं जो
कि हर क्लास के जो देखा जाए तो हर क्लास को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और अपनी प्रेजेंस रखते हैं। चाहे मैं ज्योति की बात करूं, चाहे मैं मैरिको की बात करूं, ये हर सेगमेंट में मतलब यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो इसमें बेसिकली जो है ना, एज ए होल अगर बात करूं तो एफएमसीजी कंपनियां काफी बेनिफिशियरी हैं, बट इसमें मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 3 कंपनियां विल लाइक। आईटी सर्विसेज अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से अनटच्ड रहा है इस पूरे बजट के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप सबने देखा होगा कि जो यूएसडी का प्राइस इस समय चल रहा है प्राइस, वो पिछले कुछ दिनों में लगातार नीचे आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, तो इससे रुपी जो है ना काफी स्ट्रेंथ हो रहा है। तो उसको देखते हुए आईटी कंपनियों के लिए जो है ना कोई बहुत ज्यादा देखा जाए तो स्कोप वैसे अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में तो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में दे हैव लॉट ऑफ स्कोप। और आई थिंक जैसे फार्मा का जो है ना ट्रेंड चेंज हुआ है, वैसे आईटी का भी चेंज होगा। एंड दिस चेंज इज नॉट गोइंग टू लास्ट इन 1 ईयर, इट इज गोइंग टू लास्ट इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो अगले 4 से 5 साल का अगर हम टारगेट लेकर के चलें तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि काफी अच्छा मतलब स्ट्रेंथ दिखा सकती है, और डिमांड अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तीसरी चीज ये रही कि यूएस के अंदर, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं बेसिकली उनका यूएस मेजर पोर्शन आता है, और यूएस के अंदर जितना भी बिजनेस होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। तो डॉलर जो है ना वीकेंड हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना इनकी अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, आएगा आगे चल के। तो शायद उसका ही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट अंडर परफॉर्मेंस इतनी फास्ट नहीं है कि जिससे कहा जाए कि मतलब कि कॉन्फिडेंस खराब करें। इट जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और मंथ्स और सो, कि इतने टाइम में ही ये सेटल आउट हो जाना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी पॉजिटिव। और दूसरा, जो यूएस के अंदर इलेक्शन के बाद जो न्यू गवर्नमेंट आई है, बेसिकली देखा जाए तो लगभग 6 महीने पीछे चली जाती है इकोनॉमी, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए होंगे और वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो गवर्नमेंट जो है ना उनको रिविजिट करेगी और अपना व्यू लेकर के फिर फर्दर जो है आगे चलेगी। एंड देन इसमें एक चीज और आती है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं बेसिकली वो भी अपने भी जितने भी प्रोविजनिंग होती है बेसिकली ऑन होल्ड करके चलते हैं, लाइक कि किस तरह की गवर्नमेंट आएगी और क्या क्या उसका फोकस एरिया होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट दे टेक डिसीजन कि फर्दर कितना इंप्रूव करना है, कितना डिक्रीज करना है। तो ये एक मतलब एक जो 3 से 4 महीने का पीरियड है, आई थिंक ये लल पीरियड ही होने वाला है। बट ओवरऑल वी आर बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो अनाउंसमेंट हुई है बेसिकली वो तो मार्जिनल है, ज्यादा कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं है, बट स्टिल वी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, उसके अंदर जो है जो मिड साइज की कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी हो गया, एलटीआई हो गया, एलएनटी टेक हो गया, दीज आर गुड कंपनीज। अगर जैसे मैंने अपनी लास्ट वेबिनार में आपको बताया था कि एलटीआई एंड एलटी टेक अगर देखा जाए एंड माइंडट्री, ये तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो एलटी जो मेन कंपनी है उसकी मेजर रनिंग आज की डेट में इन्हीं से ही आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होता है तो डायरेक्टली उसका मेन कोर बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, प्लस अगर ये चीजें जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही है इनकी वो एड ऑन करेगी उनकी उसकी बैलेंस शीट में, तो अगेन काफी अच्छा होगा। प्लस जो इनका गल्फ कंट्री से रिलेटेड जो बिजनेस आता है, जो ओवरसीज बिजनेस है, जो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए लल पीरियड में था, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हम जो क्रूड का जो प्राइसेस हैं अगर वो देखें तो $60 मार्क पे पहुंच गया। तो $60 का मतलब है कि उनका जो ना थ्रेशोल्ड लिमिट जो उससे ऊपर आ गया, जो उनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है उससे काफी ऊपर चल रहा है। तो जनरली जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनके जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने ऑन होल्ड रखे होते हैं बेसिकली वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है ना इस तरह की कंपनियों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है वो, और काफी इंप्रूव करने के चांसेस बन जाते हैं वहां से फर्दर। नेक्स्ट जो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट का फोकस एरिया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि मेक इन इंडिया पे कॉन्सेप्ट पे जो है ना पूरी तरह से लगा जाए, जो कि टेक्सटाइल में हम काफी अच्छा कर सकते हैं, तो बेसिकली इन्होंने जो है जो गवर्नमेंट ने जो है ना स्कीम टू सेटअप 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो अनाउंस किए हैं, एक उसमें एक माइलस्टोन साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज वगैरह में जो ना ट्वीक किया है इन्होंने, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आई रियली डोंट नो कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। बट अगर हम बात करें तो अभी जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अगर थ्रेट है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेजर आ रहा है वो आ रहा है एक तो है बांग्लादेश से, दूसरा है वियतनाम से। ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने
जब चाइना से अगर देखा जाए तो लोगों का जो एग्जिट कर रहे थे जो कॉर्पोरेट्स, और जो डिमांड थी जो पर्टिकुलर टेक्सटाइल की थी, वो धीरे धीरे जो इंडिया के अंदर आनी चाहिए थे लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, वो इंडिया में ना आ करके वो डायरेक्टली चली गई बांग्लादेश और वियतनाम के अंदर। खास करके बांग्लादेश ने तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया टेक्सटाइल सेक्टर में। तो अगर हम गवर्नमेंट को, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देता है, तो गवर्नमेंट का फोकस बहुत ही सही टाइम पे मतलब दे रहा है, दुरुस्त है, तो राइट टाइम पे आ रहा है कि जहाँ पे अगर ये फोकस करके चलें तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को एक नया बूम मिल सकता है यहाँ से। तो अगेन इस कंपनी, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो इसके अंदर जो कंपनियां हैं जो मेन है, अगर हम बात करें तो केपीआर मिल हो गया, रेमंड हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया, अरविंद लिमिटेड हो गया। तो दीज आर फ्यू कंपनी जो कि काफी अच्छा है इसमें। बाकी अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट की, अगर ओवर, ये तो सेक्टर स्पेसिफिक बात रही, अगर हम गवर्नमेंट की जो बात करें मेजर, अगर हम बात करें तो जो की चीजें हैं, तो एक तो ये हो गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो टारगेट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो उसकी वजह से जो है ना डेट मार्केट में थोड़ा सा देखा जाए तो वॉलेटिलिटी रहेगी, वो आगे भी रहेगी। और अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स की रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, जो अपनी इनकम की बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो लोअर एंड पे सोच करके कर रहे हैं, जहाँ पे चांसेस हैं कि बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो काफी इंप्रूव हो सकती हैं। खास करके अगर हम बात करें पिछले 4 महीने लास्ट के देखें तो लगातार अगर देखा जाए तो जीएसटी के कलेक्शन में जो है ना काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और लास्ट मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन आया है वो अब तक का हाईएस्ट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन दैट पार्ट गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग, और एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू चलेगा आगे चल करके। एंड जैसा कि मतलब गवर्नमेंट जो बेसिकली था वो कमिटेड थी पूरी तरह से इस बार कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसने जो है ना मेजर फोकस अपना ग्रोथ को ही रखा, जिसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म में आएगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। मार्केट ने अपना नी जर्क रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है, और अब मतलब एक वी शेप रिकवरी तो ऑलरेडी हमने जो है ना आफ्टर कोविड देख ही ली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो है यहाँ से वी शेप फर्दर तो चलना मुश्किल है, बट हाँ यहाँ एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए जो कि काफी अच्छी होनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब अब आने वाले टाइम में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी भी, क्योंकि नी जर्क रिएक्शन ऑलरेडी पास हो चुका है। तो अब जो ये सेक्टर हैं जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी होने वाले हैं, लाइक जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये कंपनीज और पर्टिकुलर सेक्टर, तो उसमें फोकस एरिया ज्यादा रहेगा, और उनमें बाइंग जो है वो मुझे लगता है देखने को ज्यादा मिलेगी, बी इट हेल्थ केयर, बी इट इंफ्रा, बी इट इन बैंकिंग, क्योंकि की सेक्टर्स यही हैं, और आगे चल के जो डिमांड जो क्रिएट होगी इन्हीं की वजह से ही हो रही है। तो यहाँ से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है एटलीस्ट 3 ईयर्स से 5 ईयर्स का होराइजन लेकर आए, क्योंकि एक साल के अंदर कुछ भी कर पाना और कुछ भी जो गवर्नमेंट के एंड पे तो बड़ा मुश्किल ही है, बट मार्केट के एंड पे भी बड़ा मुश्किल है। तो इट इज बेटर कि जो भी डायरेक्टली मार्केट के अंदर आ रहा है एटलीस्ट 3 से 5 ईयर्स का होराइजन लेकर के आए, तो बेनिफिट होगा इसमें इस चीज को लेकर के। और मार्केट ने जो रिएक्ट किया बेसिकली तो दो फ्रंट पे ज्यादा किया है। एक तो जो हायर कैपेक्स स्पेंडिंग था गवर्नमेंट का वो काफी पसंद आया, और जितने भी डायरेक्ट टैक्स थे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो स्टेटस को करके चल रहे हैं। तो उधर कोई ऐसा नहीं था जैसे कि कोविड टैक्स की बात हो रही थी, तो इस तरह के कोई टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने, विच इज अ गुड पार्ट। तो ओवरऑल काफी अच्छा है, बट हाँ डेट मार्केट में थोड़ा सा क्योंकि एक्स्ट्रा बोरोइंग होने वाली है, तो वहां पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि लॉन्गर टर्म में जो है थोड़ा सा जो यील्ड है वो बिहेव थोड़ा डिफरेंटली करें, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आती है तो जो पुराने जो चल रहे होते हैं बॉन्ड्स, उन पे काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो अगेन ये एक इम्पैक्ट उधर हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट के लिए तो काफी अच्छा पॉजिटिव बजट रहा, और इसमें किसी भी तरह की फ्रीबीज देने की बात नहीं कही गई, किसी भी तरह का ऐसा नहीं था कि एक तरफ से उठा करके दूसरी तरफ उसको करने की बात की गई। डायरेक्टली बड़ा क्रिस्प बजट था और पूरा डेडिकेटेड बजट था, और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर इसका रिव्यू लें तो अगर उस बारे में हम अगर बात करें तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो बजट है वो काफी बेटर है। तो जो बजट की जो कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग यही रही है
कि इसका फोकस पूरी तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं जो है ना एंड यूजर्स की तरफ से डिमांड क्रिएट करने वाला है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो, उस पर फोकस ज्यादा किया गया है। और मार्केट में जो भी इश्यूज थे उस इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाए उस पर फोकस ज्यादा किया गया है। जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स कंटिन्यू ना रहें, उसको कैसे रिजॉल्व करना उस पर फोकस किया गया है। जो ऐसे सेक्टर थे जिनपे जो है ना गवर्नमेंट की अटेंशन बार बार जाती थी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उसको पूरी तरह से वाइप आउट करने की बात की जा रही है, तो वो अगेन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट की गवर्नमेंट का जो मोटो है वो बड़ा क्लियर है इस बार। तो इससे जो है जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं बेसिकली उनको बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी कि अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाकर के अपना स्टेक ले रहे हैं या गवर्नमेंट कंपनी को बाय आउट कर रहे हैं, तो उनके माइंड में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तो ये जो कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अनाउंस की वो काफी अच्छा है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जो मतलब बोरिंग जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इन्होंने रखा है, वो आई फील कि उन्होंने काफी इस बार अगर देखा जाए, पिछली बार तो काफी ज्यादा हाइप्ड था, बट इस बार ऐसा लगता है कि वो रियलिस्टिक हो जाएगा। ऑल दो इट इज वेरी हाई, बट लगता है कि इस बार वो अचीवेबल है। एंड उसके साथ अगर डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें वो अचीवेबल है, तो उसके साथ ही अगर आपका टैक्स कलेक्शन बेटर होता है तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह से डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि जो इस बार का बजट है वो काफी पॉजिटिव साइड पे लेकर जाएगा मार्केट को, और कॉर्पोरेट्स को तो लेकर के ही जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें इन्होंने पिछले बजट में भी काफी कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को लेकर के। तो आज हम अगर देखें, अगर मेक इन इंडिया को हम पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं, तो उसके अंदर इंडिया अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इक्विप्ड है कि वो चाहे जो नेबरिंग कंट्रीज जो मेन है जिसमें ज्यादा एफडीआईज आती हैं, उन सबसे अगर देखा जाए तो उनके मतलब उसी की ही सेम उस पॉइंट पे अवेलेबल है इंडिया भी, कि जो टैक्स, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे अवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे रिसोर्सेज की बात हो, हर चीज काफी अच्छी अवेलेबल है। और टैक्स जो एक मेजर पोर्शन रहता था वो भी कहीं ना कहीं हम कम्पीट कर रहे हैं उन सबसे, कि एट पार आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रीजन है कि इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट ना आए, सॉरी इन्वेस्टमेंट ना आए। तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस बजट, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब भी इस चीज को वैसे ही लेंगे। एंड एक होराइजन लेकिन जो है ना मार्केट का जो है ना एक लॉन्ग टर्म लेकर के चलेंगे। जनरली पीछे कितना टाइम चेंज हुआ है, जो एक साल गवर्नमेंट के टैक्स के हिसाब से वो 12 महीने का जो हुआ है, एटलीस्ट उसको जो है ना 3 years to 5 years से लेकर चलें, क्योंकि कोई भी चीज ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। जैसे अगर मैं बात करूं, जो भी हमने सेक्टर की बात की, चाहे वो फार्मा हो चाहे वो आईटी हो, अगर वो अगले जो है ना 3 से 5 साल में अच्छा करने जा रहे हैं, तो जो रिटर्न्स भी होंगे 3 से 5 साल में ही आएंगे। तो फोकस उस पर करिए, कोई भी चीज जो है ना है मतलब है हरी में मत करिए कि मतलब कि कोई भी चीज ले, होता क्या है कि हम लेते हैं और बेच देते हैं, लेते हैं और फिर दूसरी कंपनी को बेच देते हैं, तो पता लगता है कि जो पुरानी कंपनी हमने ली थी वो ऑलरेडी 2x 1x हो चुकी है। तो इट इज बेटर कि जो है ना कंसंट्रेटेड रहें चीजों को लेकर के और फोकस्ड रहें। थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर डिस्क्लोजर, अगर जो भी हमने कंपनीज के रिलेटेड जो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने जो बातें की हैं, तो वी हैव एक्सपोजर इन दीज कंपनीज ऑल्सो। तो चाहे हमने अपने पोर्टल के थ्रू या डायरेक्टली जो हमारे कस्टमर्स हैं हमने डायरेक्टली उनको रिकमेंड किया हुआ है, इवन वी ऑल्सो होल्ड इन आवर पोर्टफोलियोज। तो उन कंपनियों से रिलेटेड हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, फ्यू ऑफ देम। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर किसी की स्पेसिफिक कोई क्वेरी है तो आई एम रेडी टू आंसर इट। तो अगर आप चाहें तो अपना जो मैसेज बॉक्स है उसके अंदर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। Yes, definitely. I will share my PPT to all of you after this webinar. Definitely you will get it. श्योर सर, बिल्कुल मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके तुरंत बाद आपको मिलेगी। What would you rate public sector bank in government is going for 4 PSU bank? बेसिकली अगर देखा जाए तो आइडियली इतने सारे जितने बैंक हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं, इतने बैंक होने नहीं चाहिए। बट यस, SBI आई लाइक। SBI एक ऐसा बैंक है जो कि गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो एक मेजर असेट है।
तो और जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था पिछले अपने वेबिनार में कि अगर सम ऑफ द पार्ट करके देखें और जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर अनलिस्टेड अगर उनकी बात करें तो एसबीआई मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई के बराबर मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इजीली जो है फेच करना चाहिए। सॉरी, पीएनबी यस, लेकिन थोड़ा सा इशू अभी उसके अंदर है। एसबीआई ने अपने जितने भी जो इश्यूज थे उसको पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया है, तो वो एक अच्छी चीज है सर। तो डेफिनेटली पीएसयू ही है, पीएसयू में अगर कुछ देखना होगा तो मैं एसबीआई के अलावा और कुछ नहीं देखूंगा, खास करके इन बैंकिंग सेक्टर। और बाकी जो बैंक हैं वो धीरे धीरे करके आप देख ही रहे हैं कि मर्ज कर रहे हैं। देर आर फ्यू अदर बैंक लाइक 4-5 बैंक्स और हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, तो वो भी आगे चल करके मतलब जैसे गवर्नमेंट ने अभी 2 के प्लान करके चल रही है, ऑल दो कंपनी स्पेसिफिक नाम उन्होंने नहीं मतलब बताया, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो चीजें फर्दर और आगे बढ़ेंगी और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 या 2 बैंक या मैक्सिमम 3 बैंक रह जाएंगे आगे चल के, इधर थ्रू मर्जर और डायरेक्ट सेलिंग। Why the Reliance stock, which was 2300 at index level of 10,500, Nifty is an underperformer at an index. Yes, पीछे कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो रिलायंस ने जो है एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर की है, बट इट डजंट मीन कि आगे चल करके वाइप आउट हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली बार भी इससे रिलेटेड एक क्वेरी में आंसर दिया था कि उसका इशू अभी इस समय चल रहा है कि एक तो थोड़ा सा मिस्टर अंबानी की हेल्थ का इशू है, जो सबसे पहला जो ट्रिगर हुआ था इस शेयर प्राइस में, आई थिंक उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर के हुआ था। जब इतनी बड़ी कंपनी कभी इस तरह के मैनेजमेंट में कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो विच मतलब जो नेगेटिवली रिएक्ट करता है, बट ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये जस्ट मार्केट रूमर है कि उनकी हेल्थ का क्या है मतलब स्टेटस है। तो कोई रूमर को मैं आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता, आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। इट जस्ट कि वो इशू था, प्लस दूसरा जो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है, प्लस एक जो फ्यूचर के साथ जो इनकी डील जो स्टक हो रही है, तो वो ये 2-3 चीजें हैं जो इम्पेक्ट कर रही हैं, बट इट डजंट मीन कि इसकी जो है ना रिलायंस अंडर परफॉर्म करेगा आगे चल के भी। राजीव महेंद्र जी पूछ रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर कैन बाय गवर्नमेंट बॉन्ड, में प्लीज कमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड हाँ बिल्कुल बाय कर सकते हैं, अगर आप जो है ना सेफ रिटर्न की, आप फिक्स रिटर्न की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। गवर्नमेंट के मतलब जो बॉन्ड्स तो अवेलेबल हैं, साथ में जो है ना टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं डेफिनेटली। व्हाट इज योर थॉट अबाउट डिक्सन एंड इंडिया मार्ट? रविंदर जी, डिक्सन एंड इंडिया मार्ट बोथ आर यूनिक बिजनेस मॉडल्स बेसिकली। अगर आज की डेट में देखें तो अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी की हम बात करें तो जिस हिसाब से इसका पी मल्टीपल चल रहा है, आई थिंक इट इज वेरी स्कैरी, बट यस बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है एंड स्केलेबल ज्यादा है। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर ये थोड़ा कहीं एक करेक्शन अगर मार्केट में बने, प्रॉफिट बुकिंग बने, तो डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं, या सेम सेगमेंट में कोई और कंपनी अगर अवेलेबल है तो उसको भी देखा जा सकता है। डॉक्टर अमित कुमार सिंह, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यस बैंक एंड वोडाफोन आइडिया एज द न्यू इन्वेस्टर? अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या है कि यस बैंक की अगर हम बात करें तो इक्विटी बहुत ज्यादा आज की डेट में हो गई है, तो इक्विटी अगर ज्यादा होती है तो थोड़ा सा ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एम्पल हो जाती है तो फिर शेयर प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आती। बट यस अगर देखा जाए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म के लिए अगर देखें तो देखा जा सकता है, इसको कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट अगर आइडिया की बात करें तो ये, लेकिन ये टेक्निकल कॉल्स होंगी, ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स नहीं होंगी, ये दोनों ही, यस बैंक एंड आइडिया बोथ दे आर टेक्निकल कॉल्स। हाउ अबाउट अरोरा जी पूछ रहे हैं, हाउ अबाउट पीएसयू ऑयल कंपनी एक्सपेक्टेड? ओ वेरी गुड। पीएसयू ऑयल जो अगर बात करें, ऑयल कंपनीज जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल्ड रहती है पूरी तरह से, वो एक इशू जरूर है इस पे। बट जिस तरह से अगर आपने देखा तो जो है बीपीसीएल को जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कंप्लीट, तो वो एक होप दे रही है, तो क्योंकि इसके अंदर इनहेरेंट वैल्यू जो अगर हम बात करें इन कंपनियों के अंदर बहुत है। अगर हम एचपीसीएल की बात करें, आईयूसी की देखिए आपके 7.5 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, 98 रुपीज, 98 रुपीज का शेयर है, यील्ड देखिए कितनी बेटर आ रही है, तो नो डाउट। और एसेट अगर देखा जाए तो बहुत है इन कंपनियों के अंदर, बट येस ओनली जो है ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट कभी भी आकर के कुछ स्टेक बेच देती है, ये माइंड में जो है माइंडसेट अब धीरे धीरे चेंज होगा, तो आई थिंक इस सेक्टर को जो है ना वेटेज मिलेगी डेफिनेटली।
इज इट राइट टाइम टू बाय शेयर? देखिए सर, अगर हम बात करें ना कि राइट टाइम हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि राइट टाइम नहीं है। इट जस्ट कि क्या होराइजन आपका, अगर आपका होराइजन जो है ना शॉर्ट टर्म का है, तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिकमेंडेशन साइड पे। बट हाँ, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म में है, तो आपका लॉन्ग टर्म का विजन अब आपका जैसे होगा, तो आप ये सोचेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज परफॉर्म करने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप कौन सी कंपनी पर सीधे जाएंगे। तो इंडस्ट्री, अगर जैसे मैंने बताया कि 4-5 इंडस्ट्री जो होंगी, वो कोर होंगी जो जीडीपी को सपोर्ट करेंगी, चाहे वो एग्री हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे इंफ्रा हो, ठीक है, चाहे वो आईटी हो, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी आपकी जीडीपी को। और जब इनको ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे जीडीपी पे, तो डेफिनेटली जीडीपी से बेटर ग्रोथ इनके अंदर आएगी। तो यस, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल आएगी, बिल्कुल राइट टाइम है जी। सर, LIC IPO इज कमिंग इन द मार्केट डेट। अभी डेट अनाउंस नहीं, क्योंकि उसके लिए ड्यू डिलीजेंस है गवर्नमेंट की कि कुछ अप्रूवल्स हैं और वो फाइनल करके फिर वो IPO आएगा। तो अभी इनिशियली तो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट जो है ना कम से कम 6 महीना लगेगा इस चीज़ को आने में। तो 6 महीना, वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो आएगा जरूर, लेकिन इस बार इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यू ऑन IOC स्टॉक, वो ऑलरेडी मैंने अभी सर आपको शेयर किया कि डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे काफ़ी बेटर है, इस बार के रिजल्ट्स फिनोमिनल थे। तो अगेन ये चीज़ तो ऐसी है कि जो ना डेफिनेटली यू विल सी कि आगे चल के ना ये बेटर पिक्चर क्रिएट करेंगी, श्योर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और व्हाट इज न्यू लेवल फॉर निफ्टी? जय कुमार जैन जी। जैन जी, बेसिकली मेरे लास्ट वीक जो वेबिनार था, उसके अंदर भी क्वेश्चन आए थे, लाइक कि जो मार्केट उस समय करेक्ट थोड़ा सा जो है ना प्रॉफिट बुकिंग मोड में थी, तो उस समय भी मुझसे लोअर लेवल के टारगेट पूछे गए थे। तो मेरा जवाब यही था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग करेक्शन इन द मार्केट, क्योंकि जो है ना मार्केट का वो नेचर, जो मार्केट की साइकी जो दिख रही है, वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ इस तरह का होने वाला है। बट हाँ, क्योंकि सेंटिमेंट कभी कभी प्ले करता है, तो 3 to 5% हियर एंड देयर कभी भी सिचुएशन हो सकती है। ऑल दो 8% का जो ऑलरेडी जो है ना मार्केट में जो देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग बनी थी, उसका इम्पैक्ट जो है ना रिटेल इन्वेस्टर पे काफी नेगेटिव जा रहा था। बट वी हैव टू ऑल्सो थिंक कि हम जो है ना ऑलमोस्ट कहाँ से और कहाँ तक गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक राइज के बाद जो है ना प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम उस चीज को फोकस करके चलें, तो कोई भी राइज जब आता है, तो अप टू 30% अगर हम बात करें, तो कभी भी करेक्शन बन सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, और वो हेल्दी होती है। जैसे जो साइड लाइन्स पे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा टाइम होता है कि री इन्वेस्ट करने का। तो ये बीच बीच में आते रहने चाहिए, ताकि जो है ना शिफ्ट होता रहे चीजों का। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक सिनेरियो ही चेंज हो रहा है। तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए उस हिसाब से। अपसाइड का अगर मैं टारगेट की बात करूं, तो 15,000 देखिए आपका अभी हो गया। तो ये आपको जो है ना एक इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडेक्स जो है ना आराम से 13 से 15% की रेंज जो है ना आराम से आपको दिखाएगा आगे चल के। तो उस रेंज में रहेगा। बट यस, बीच बीच में जो है ना इस, क्योंकि वन वे तो कभी नहीं होगा, तो बीच बीच में ये जो है मार्केट कभी बीच बीच में मौके देती रहेगी कि जो साइड लाइन्स में वो भी आकर इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। तो इस तरह से होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, न्यू लेवल फॉर निफ्टी, आप ये मान के चल लीजिए कि यहाँ से भी डबल हो जाएगा अगले 5 से 7 सालों में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए और फोकस्ड रहिए। क्योंकि जैसे मैंने पीछे भी कई बार आप सबको बताया कि कुछ सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे, कुछ साथ में चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना है जो आउट परफॉर्म कर रहे हो उस सेक्टर्स की तरफ रहें, और अगर कुछ जाना भी है तो मतलब जो साइड सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ जाएं। अंडर परफॉर्मर्स की तरफ ना जाएं, चाहे भले वो सेक्टर बहुत अच्छे हों। जैसे कि इंफ्रा अगर हम बात करें, तो पिछले 7-8 सालों में इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इट वॉज रियली अंडर परफॉर्मर। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो अंडर परफॉर्मर अब तक रहा है, तो ये आगे चल के परफॉर्म नहीं करेगा। डेफिनेटली इट विल आउट परफॉर्म। तो वो चीज़ है सर। मैं इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, HEG से रिलेटेड आ रहा है, जो ग्रेफाइट। बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर अगर आपने देखा होगा, तो जो भी गाड़ियां अब धीरे धीरे आ रही हैं, अब वो आपको जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको देखने को मिलना शुरू हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। तो अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि इस पूरे सेगमेंट में काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुकी हैं।
और जहाँ तक रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड क्रिएट होगी तो डेफिनेटली इन कंपनियों की डिमांड जो है ना डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। तो यस, और अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस साइड पे भी काफ़ी अच्छा करना शुरू कर दिया इन कंपनियों ने। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इट इज़ गोइंग टू बी ए फ्यूचर। जो अपने पीछे एक पास्ट में काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला है इस पूरे सेक्टर में, वो रेप्लिकेट होता हुआ भी दिख सकता है, मतलब आई डोंट हैव एनी डाउट। रियल एस्टेट सेक्टर इज राइट टू बाय। सर रियल एस्टेट मेरा व्यू बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दिस सेक्टर, बट यस, कहते नहीं कि एज ए लार्जर स्केल अगर देखेंगे तो कोई ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बट यस अगर सिलेक्टेड पॉकेट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एज ए होल जैसे मैंने कहा ना कि अंडर परफॉर्मर होंगे, परफॉर्मर होंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरह से ये परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, कुछ ही कंपनियां इसमें से निकल कर आएंगी जो कि ज़्यादा बेटर कर जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। सो आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाया, बाकी जो रह गए हैं तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली पर्सनली गिव देयर आंसर। और रही बात जैसे प्रेजेंटेशन की, तो डेफिनेटली आई विल शेयर आफ्टर दिस वेबिनार। एंड थैंक यू सो मच कुंदन जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोगों का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा था पीछे। इवन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हो रही थी वो रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि परफॉर्मेंस उन कंपनियों में ठीक आ रही थी। बट जैसे देखें ना कि कुछ सिलेक्टेड ही कंपनियां चल रही थी, बाकी कंपनियां क्या है कि वो कहीं ना कहीं साइडवेज चली गई हैं या मतलब अंडर परफॉर्म ही कर रही हैं, तो ये दे विल रिमेन अंडर परफॉर्मर। बट हाँ, कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी जो लाइक हमने जिन कंपनियों का जिक्र किया अपने इस रिपोर्ट में, तो वहाँ हो सकता है कि कुछ सिल्वर लाइनिंग देखने को मिल जाए फॉर श्योर। Thank you so much for attending this webinar, sir. And definitely, I will try to give all the answer by Tuesday. And PPT, definitely, I will share soon. Okay, thank you so much.